पूर्व बीजेपी नेता मेहता मोहंता राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा देने और बीजेडी को छोड़ने के एक दिन बाद भाजपा में शामिल हो गई। उनके बाहर निकलने से राज्यसभा में बीजेडी की ताकत घटकर 8 रह गई है। लोकसभा में इसका कोई सांसद नहीं है। बता दें कि ओडिशा में 2024 के चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेडी को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है। कुडुमी समुदाय की एक प्रमुख बीजेडी नेता मेहता मोहंता ने कल राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। मेहता मोहंता का इस्तीफा बीजेडी को भारी पड़ सकता है। मेहता का बीजेपी में शामिल होना बीजेडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं इस राजनीतिक उलटफेर को बीजेपी की बड़ी रणनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए ओडिशा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में बीजेडी के किले में सेंध लगा दी। इसके बाद से बीजेपी यहां राजनीतिक समीकरण जुटाने में लग गई है। मेहता मोहंता ने बुधवार 31 जुलाई 2024 को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दी थी। उसके बाद बीजू जनता दल की पूर्व राज्यसभा सांसद मेहता मोहंता गुरुवार 1 अगस्त 2024 को बीजेपी में शामिल हो गई। मोहंता ने अपनी पार्टी बीजेडी से भी इस्तीफा दे दिया था। मेहता मोहंता साल 2020 में राज्यसभा सांसद बनी थी और उनका कार्यकाल 2026 में खत्म होना था। मेहता मोहंता के इस्तीफे से खाली होने वाली सीट पर अब चुनाव होंगे तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या के गणित से यह सीट बीजेपी के पक्ष में जाएगी। ओडिशा में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। यहां बीजेपी सत्ता में काबिज तो है, लेकिन उसके खाते में राज्यसभा के सिर्फ एक सांसद है। राज्यसभा के गणित को समझे तो मौजूदा समय में उच्च सदन में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, लेकिन वर्तमान में 225 सांसद ही है। बीजेपी के पास राज्यसभा में 86 सांसद है। एनडीए सहयोगियों को मिला दे तो यह आंकड़ा 101 तक पहुंचता है, जो कि बहुमत के आंकड़े 113 से कम है। राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचने के लिए बीजेपी को ओडिशा से मिलने वाली सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद मेहता मोहंता ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों की सेवा करने के आदर्शों से प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हुई हूं। यह मेरा व्यक्तिगत फैसला है। मैंने किसी साजिश के तहत बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। मेहता मोहंता ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और पार्टी के ओडिशा प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि उन्हें काफी समय से बीजेडी में उपेक्षित किया जा रहा था। इससे पहले बीजेडी के अध्यक्ष नवीन पटनायक को भेजे अपने त्याग पत्र में मेहता मोहंता ने कहा, मुझे लगता है कि पार्टी में मेरी और मेरे समुदाय की सेवा की कोई जरूरत नहीं रह गई है। मैं मयूरभंज के लोगों की सेवा करने और ओडिशा के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का मौका देने के लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने यह भी कहा कि वे बीजेडी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही है। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है, इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। सड़क पर खड़े होकर एक प्रधानमंत्री की जाति पर फर्जी विश्लेषण करने वाले राहुल गांधी की जाति पूछी तो तिलमिला उठे। जो आदमी पूरे देश की जाति पूछना चाहता है, उसे अपनी जाति बताने में इतनी तकलीफ क्यों? वैसे एक ईसाई माँ और पारसी पिता के पुत्र को अपनी जाति बताने में कोफ्त होना जायज भी है। हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटकर कमजोर करना कांग्रेस का पुराना धंधा रहा है। राहुल गांधी अगर देश के ज्वलंत मुद्दों पर संसद में बात करे तो अच्छा है और उनकी विश्वसनीयता और बढ़ेगी। धर्म और बिना बात के शिवजी की बारात और हिंदू मुस्लिम आदि ना करे। संसद में देश का मुद्दा जरूरी है, धर्म ज्ञान नहीं। राहुल गांधी कैसे लोगों को भ्रमित करके देश को टुकड़ों में बांटना चाहता है, यह सब अनुराग ठाकुर ने बताया है। राहुल गांधी का एकमात्र लक्ष्य है हिंदू को जातियों में बांटना और भारत को तोड़ने का। संसद में बजट सत्र में राहुल गांधी ने बजट पर न बोलते हुए धर्म पर बोलना शुरू किया और महाभारत की अपने अनुसार व्याख्या की। फिर एक बार उन्होंने हिंदुओं को नीचा दिखाते हुए यह साबित करने का प्रयास किया कि हिंदुओं में भेदभाव होता है तो वहीं मुस्लिमों में मस्जिद में कोई भी जा सकता है।
यह बहुत ही हास्यास्पद है कि वे बार बार संसद में धर्म पर बात करते हैं और तथ्यों को नकार कर अपने अनुसार व्याख्या करने लगते हैं। जब वे संसद में यह कह रहे थे कि मस्जिद में कोई भी अंदर जा सकता है, उसी समय केरल में एक कॉलेज में लड़कियां केवल इसलिए चर्च द्वारा संचालित कॉलेज में एक कमरे में नमाज पढ़ने को लेकर आंदोलन कर रही थी, क्योंकि मस्जिदों में लड़कियों के प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, इसलिए उन्हें कॉलेज में ही नमाज पढ़ने दी जाए। इसके अतिरिक्त राहुल गांधी को शायद यह भी नहीं पता होगा कि इस्लाम में अक्सर फिरकों के अनुसार ही मस्जिदें होती है। आए दिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शिया मस्जिदों पर हमले के समाचार आते हैं। राहुल गांधी पसमानदा मुस्लिमों के साथ होने वाले भेदभाव पर भी बात नहीं करते। वह उस भेदभाव की ओर देखना भी नहीं चाहते, जिसके चलते देशज पसमानदा मुस्लिम समाज न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। जब राहुल गांधी हिंदुओं में भेदभाव को लेकर हिंदुओं को कोस रहे हैं, उन्हीं दिनों में पवित्र सावन महीने में भारत के कोने कोने से कांवड़िए अपने उन्हीं भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी का भाषण लिखने वाले का उद्देश्य हिंदुओं के साथ न्याय नहीं है, बल्कि हिंदुओं में जातिगत आधार पर विभाजन करना है। नहीं तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है जब हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण यात्रा कांवड़ यात्रा चल रही है, जब भोले के भक्त लाखों की संख्या में जल अर्पण करने के लिए जा रहे हैं, उस समय संसद में जाति की बात उठाकर विभाजन का विमर्श बनाने का षड्यंत्र रचा जाए। और जिस समय भारत में और विश्व में इस्लाम में तमाम तरह के भेदभाव और भिन्नताओं के आधार पर मुकदमे, बहसें, उपद्रव और हत्याएं हो रही हो, उस समय मस्जिद में कोई भी आ सकता है का विमर्श बनाया जाए। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। पश्चिमी बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में चर्चा चल रही है कि वे पार्टी में कब तक रहेंगे, क्या वे बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अधीर रंजन की नाराजगी तब और बढ़ गई जब उन्हें मीटिंग में पता चला कि वे राज्य कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं। यह बात अधीर को हजम नहीं हुई और उन्होंने खुलकर अपना विरोध भी जताया। पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी पर यह तंज किया है। पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हो सकता है कि अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही बीजेपी से बात कर रखी है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से निलंबित होना चाहते हैं, वह उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने पहले ही बीजेपी से बातचीत कर रखी हो। अब टीएमसी एक बार फिर अधीर रंजन पर हमला बोल रही है। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार न बनने पर जिम्मेदार अधीर रंजन को मानते हैं। कल्याण बनर्जी तो यहां तक कहते हैं कि अधीर रंजन बीजेपी के एजेंट है। हालांकि कांग्रेस के नेता तारिक अनवर कहते हैं कि अधीर रंजन के बारे में जो आरोप लगा रहे हैं वह सही नहीं है, वे बीजेपी में जाने की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। अधीर रंजन चौधरी को लेकर अब कयासों का बाजार गर्म है। क्या वे कांग्रेस में बने रहेंगे या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा, पश्चिमी बंगाल से हारने की वजह से ही उन्हें नजरअंदाज और अपमानित किया जा रहा है। कांग्रेस के इस रवैये की वजह से कई लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मैं अधीर रंजन जी से गुजारिश करता हूं कि अगर कांग्रेस में उनका अपमान हो रहा है तो उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि मैं उन्हें एनडीए या मेरी पार्टी आरपीआई में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि सिर्फ मैं और गिने चुने पार्टी के नेता ही नहीं, जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता भी टीएमसी के साथ किसी भी तरह के गठजोड़ के खिलाफ है। अधीर रंजन ने कहा, आलाकमान को पश्चिमी बंगाल में उन पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए जो पार्टी के झंडे को बनाए रखने के लिए रोजाना संघर्ष कर रहे हैं और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी राय महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें भी दिल्ली बुलाया जाना चाहिए। आलाकमान को दो टूक शब्दों में अधीर रंजन ने संदेश दिया, मैं अपनी पार्टी के साथियों के साथ सड़कों पर उतरूंगा और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। मैं न्याय से समझौता नहीं करूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बता दें कि अधीर रंजन तृणमूल कांग्रेस के विरोध पर हमेशा आगे रहे हैं।
उन्होंने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर खुलकर निशाना साधा है। अधीर रंजन के ममता से लड़ाई को लेकर कई बार पार्टी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब कांग्रेस ने नीति आयोग की बैठक को लेकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ एकजुटता जताई, जबकि उसी दिन अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि पश्चिमी बंगाल अराजक स्थिति में है और राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार से कई सवाल पूछे। उच्चतम न्यायालय ने विभव कुमार के वकील से पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री आवास निजी बंगला है? क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार को गुंडा बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी काफी गंभीर प्रश्न उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या केजरीवाल के ऑफिस को गुंडे रखने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने गुरुवार 1 अगस्त 2024 को विभव कुमार के मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, क्या मुख्यमंत्री का बंगला कोई निजी आवास है? मुख्यमंत्री आवास को ऐसे गुंडे रखने की क्या जरूरत है? ऐसा क्या हुआ है? हम तो आश्चर्यचकित हैं। सवाल है कि ऐसा कैसे हुआ? कोर्ट ने कहा, क्या यही तरीका है? क्या ये एक निजी आवास है? यह मुख्यमंत्री का घर है? आप ऐसा कहना चाहते हैं जैसे कि कोई एक गुंडा घुस आया और आप उसे बचाना चाहते हैं। विभव कुमार ने एक महिला पर हमला किया है। क्या विभव कुमार को ऐसा करते समय कोई शर्म आई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वाति मालीवाल ने हमले से पहले अपनी शारीरिक स्थिति भी विभव कुमार को बता दी थी, फिर भी उन्होंने हमला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विभव कुमार पूर्व सचिव हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के घर में रुकने की कोई अनुमति नहीं थी तो विभव कुमार को भी नहीं थी। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि सामान्यतः तो जमानत दे ही देते हैं, यहाँ तक कि हत्यारों को भी जमानत मिलती है, लेकिन इस मामले में यह आगे चलकर बुरे उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर विभव कुमार नई जाँच प्रभावित कर सकते हैं तो आखिर कौन कर सकता है? इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसी के खिलाफ विभव कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। विभव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई 2024 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने आई आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट की। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि उन पर विभव कुमार ने हमला किया और उनको जमीन पर गिरा तक मारा। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि उनकी पिटाई के दौरान केजरीवाल के आवास में मौजूद लोगों ने उनकी मदद नहीं की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। राहुल गांधी ने ललकारा है कि अगर किसी में दम है तो मुझसे भी नीचे गिरकर दिखा दे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कभी कहा था कि बोलने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है और चुप रहने के लिए विवेक की, और कल संसद में यही परिलक्षित हुआ है। राहुल गांधी के भाषण ने बता दिया है कि बोलने के लिए और सब कुछ जरूरी है, पर बुद्धि होना जरूरी नहीं है। इसके विपरीत निर्मला सीतारमण ने चुप रहकर बताया कि विवेक क्या होता है। निर्मला जी माथा पीटकर हंस देना राहुल गांधी के पूरे भाषण पर भारी पड़ गया था। एक बात और भी है कि राहुल गांधी ने भाजपा को चैलेंज किया है कि मुझसे भी नीचे गिरकर दिखाओ। भाजपा की कठिनाई यह है कि वह चाहकर भी राहुल गांधी से ज्यादा नीचे नहीं गिर सकती। यही राहुल गांधी की ताकत और भाजपा की कमजोरी भी है। वहीं राहुल गांधी के बड़े बड़े नेताओं का हाल भी यही है। राजस्थान विधानसभा में यूडीएच की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान गाली देने के मामले में मंगलवार को शांति धारीवाल ने सदन में माफी मांग ली है। माफी के बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था देते हुए धारीवाल को 2 दिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने की सजा दी है। स्पीकर ने धारीवाल से कहा, आज और कल आप विधानसभा तो आएंगे लेकिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं तो चाहता था जिस तरह का आचरण था 4 साल तक सदन के सदस्य रहने का हक नहीं था। आपके दल के सदस्यों के आग्रह और माफी के बाद मैंने फैसला किया है। स्पीकर ने कहा, जिस तरह का आचरण किया गया इससे सदन की गरिमा को भारी ठेस पहुंची। आपको अंदाजा नहीं है जब मीडिया में यह बात गई तो इस सदन की क्या गरिमा रह गई।
इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आगे से चेतावनी है कि आप आचरण ठीक रखें। सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के किसी भी एक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इससे पहले धारीवाल के गाली देने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में माफी मांगी। सदन में धारीवाल के गाली के मामले में स्पीकर की व्यवस्था से पहले चर्चा हुई। डोटासरा और जूली ने स्पीकर से धारीवाल को माफ करने का आग्रह किया। जूली और डोटासरा ने कहा कि धारीवाल खुद खेद प्रकट कर देंगे, उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने 26 जुलाई को यूडीएच की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान सभापति संदीप शर्मा को गालियां दी थी। एक्शन होने के बाद धारीवाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं 40 साल से जीतता आ रहा हूं। मैंने हमेशा इस आसन को सर्वोच्च मानकर ही चला हूं। मेरा आसन का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। संदीप शर्मा जब पहली बार सभापति की कुर्सी पर बैठे तो इस पूरे सदन में अकेला आदमी था जिसने कहा था, आज सबसे ज्यादा मैं खुश हूं कि यह विराजमान है। जहां तक संदीप शर्मा की बात है तो वो मेरे बेटे के दोस्त है। हमेशा हंसी मजाक चलती रहती है। जब भी मिलते हैं हल्की फुल्की बातें करते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।